हेलो स्टूडेंट्स। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो आपकी 9वीं कक्षा के नागरिक विज्ञान का पाठ नंबर 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। आज के पाठ में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र के पक्ष में और लोकतंत्र के विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, क्या वे कारक हैं जो लोकतंत्र को एक सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था बनाते हैं, और क्या वे तर्क हैं जो लोकतंत्र को ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र एक खराब शासन व्यवस्था है, इसे बदला जाना चाहिए, इसमें सुधार किए जाने चाहिए। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं लोकतंत्र के विपक्ष में दिए जाने वाले तर्क, और फिर उन पर चर्चा हम करेंगे कि क्या ये वास्तव में लोकतंत्र की खामियों को बताते हैं अथवा नहीं। लोकतंत्र के विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उसमें नंबर 1 अस्थिरता, नंबर 2 राजनीतिक लड़ाइयाँ, नंबर 3 निर्णयों में देरी, नंबर 4 खराब निर्णयों की संभावना, नंबर 5 खर्चीली व्यवस्था, नंबर 6 लोगों के निर्णय में गलती या लोगों में जागृति का अभाव। ये 6 तर्क लोकतंत्र के विपक्ष में दिए जाते हैं। इन तर्कों पर अब हम बारी बारी से चर्चा करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या ये वास्तव में लोकतंत्र की खामियों को प्रतीत करवाते हैं अथवा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 अस्थिरता। लोकतंत्र को ये कहकर इसकी आलोचना की जाती है कि लोकतंत्र में शासन व्यवस्था में अस्थिरता रहती है क्योंकि इसमें नेता निरंतर बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम भारत की बात करें तो सन 1995 के बाद 2000 तक भारत में बहुत सारे प्रधानमंत्री बदले गए। कई प्रधानमंत्री, जैसे उदाहरण के लिए अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया जाए तो एक कालखंड उनका 13 दिनों का था। तो इस तरह से बार बार अगर नेताओं का बदला जाना लोकतंत्र में होता रहेगा तो प्रभावी निर्णयों की संभावना कम हो जाएगी और साथ ही शासन व्यवस्था में अस्थिरता बनी रहेगी। ये बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है। नंबर 2 राजनीतिक लड़ाई। लोकतंत्र की खामी ये है कि इसमें जो सत्ता प्राप्ति है वो मुख्य उद्देश्य बन जाता है राजनीतिक दलों का। वे सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जनहितों की अवहेलना कर सकते हैं, और उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि किस तरह से सत्ता प्राप्त की जाए, किस तरह से शासन व्यवस्था में वो जाएं और किस तरह से वो अपने हितों के लिए जनता के हितों का बलिदान दे दें केवल राजनीतिक फायदे के लिए। ये लोकतंत्र की खामी बताई जाती है। नंबर 3 निर्णयों में देरी। लोकतंत्र का जो एक सबसे बड़ा जो इसकी विशेषता है वो ये कि हर एक जो निर्णय है वो सर्वसम्मति से व्यापक चर्चा, व्यापक बहस के बाद लिया जाता है। परंतु यही बात लोकतंत्र के विपक्ष में भी जाती है। अगर हर एक निर्णय पर व्यापक चर्चा होती रहे, व्यापक बहस होती रहे, तो प्रभावी निर्णय के लिए समय सीमित हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए जिसमें तुरंत निर्णय की आवश्यकता हो तो चर्चा और बहस से उसमें अवरोध पैदा हो जाता है, जिससे प्रभावी निर्णय लेने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला है खर्चीली व्यवस्था। खर्चीली व्यवस्था इसलिए लोकतंत्र को कहा जाता है क्योंकि इसमें हर एक समय के बाद चुनाव होते हैं, नियतकालिक चुनाव होते हैं, कई बार तो मध्यावधि या जो अल्पमत में आने के कारण जो सरकार के चुनाव होते हैं, उन चुनावों में अत्यधिक मात्रा में खर्च होता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जब लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में धन की बर्बादी होती है, जिससे कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसका खर्चीलापन सिद्ध हो जाता है। इसलिए लोकतंत्र का ये एक दोष है कि इसमें जो चुनाव है उसमें बहुत अधिक पैसा खर्च होता है, खर्चीली व्यवस्था है। अगर वही पैसा जनहित में लगाया जाता है तो उससे बहुत अधिक मात्रा में विकासात्मक कार्य हो सकते हैं। अगला जो इसका दोष है वो ये कि लोगों में जन जागृति का अभाव होता है। लोकतंत्र में बताया जाता है कि लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, वे उनके स्थान पर शासन व्यवस्था चलाते हैं, किंतु क्या लोगों में इतनी राजनीतिक जागृति होती है कि वे ये निर्णय ले पाएं कि कौन सा नेता उनके हित की बात कर रहा है या शासन मिलने के पश्चात वो उनका हितों का ध्यान रखेगा। इतनी जन जागृति जनता में नहीं होती। वास्तव में अगर भारत की बात की जाए तो अभी भी बहुत से चुनाव जाति, धर्म या ऐसे छोटे मुद्दों पर लड़े जाते हैं जिनका कि राजनीतिक सरोकार बिल्कुल भी नहीं होता।
यद्यपि ये बहुत बड़ा दोष है, किंतु फिर भी हमारी राजनीति में इसकी पैठ बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है। इसलिए ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा दोष है कि जनता में जागृति का अभाव होता है, वे अच्छे प्रतिनिधियों को चुनने में सक्षम नहीं होते। अगला जो लोकतंत्र के विरुद्ध पक्ष बताया जाता है वो है खराब निर्णयों की संभावना। वास्तव में जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिधि आधारित व्यवस्था होती है। अब प्रतिनिधि जब एक बार चुन लिया जाता है वो एक बहुत बड़े क्षेत्र से चुना जाता है। भारत में लोकसभा में जाने वाला व्यक्ति लगभग 5 से 25 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या में एक व्यक्ति जब चुना जाता है तो वो क्या हर एक व्यक्ति के हित के लिए सोच सकता है, या एक बड़े समूह का फायदा क्या है, किस बात में उनकी रुचि है, इस बात की संभावना प्रतीत नहीं होती कि उस व्यक्ति को पता हो। इसलिए इसमें जनहितों की अवहेलना होने की गुंजाइश बनी रहती है। इसलिए लोकतंत्र का दोष ये बताया जाता है कि इसमें जनहितों की अवहेलना अवश्य होगी, ऐसा माना जाता है। अभी तक हमने लोकतंत्र के विपक्ष में दिए जाने वाले तर्कों की समीक्षा की। हमने ये देखा कि लोकतंत्र के विरुद्ध क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। अब जरा हम इन तर्कों पर विचार करेंगे कि क्या वास्तव में ये तर्क सटीक भी बैठते हैं, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं। ये इसके गुण भी हो सकते हैं और इसके पक्ष में इन तर्कों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। लोकतंत्र के जो गुण बताए जाते हैं उनमें नंबर 1 है अधिक जवाबदेह शासन, नंबर 2 बेहतर निर्णयों की संभावना, नंबर 3 शांतिपूर्वक समाधान, नंबर 4 नागरिकों का सम्मान, नंबर 5 गलती सुधारना, नंबर 6 आदर्शों के अनुरूप। नंबर 1 अधिक जवाबदेह शासन। लोकतंत्र एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की जवाबदेही जनता के प्रति होती है। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि लोकतंत्र में नियतकालिक चुनाव होते हैं। हर एक प्रतिनिधि को मालूम है कि अगर वो फिर से शासन व्यवस्था में आना चाहता है, वो शासन का एक हिस्सा बनना चाहता है, तो उसे जनहित के काम करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसे कुछ समय के बाद फिर से चुनाव की प्रणाली से गुजरना पड़ेगा। अगर वो जनहितों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से उसका चुना जाना कहीं ना कहीं अवरोधपूर्ण बना रहेगा। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता शासन से सवाल कर सकती है, अपने हितों के प्रति वो जानकारी ले सकती है, और इसी कारण से लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक जवाबदेह बनती है। ये इसका एक सर्वोत्तम गुण है। नंबर 2 बेहतर निर्णयों की संभावना। लोकतंत्र के विपक्ष में यह तर्क दिया गया कि चर्चा और बहस में बहुत सारा समय निकल जाता है, परंतु वास्तव में अगर देखा जाए तो ये इसका दोष नहीं, एक बहुत बड़ा गुण है। बहुत सारे नेता, बहुत सारे प्रतिनिधि जब किसी मुद्दे पर बैठकर बात करते हैं तो कई बिंदु ऐसे निकल आते हैं जिन पर कि किसी व्यक्ति का हो सकता है ध्यान ना गया हो। इसलिए सर्वोत्तम निर्णय की संभावना हो सकती है। हर एक निर्णय चर्चा और व्यापक बहस के बाद लिया जाता है। इसलिए ये निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाता है कि हर एक निर्णय निश्चित रूप से स्पष्ट होगा और उसमें जनहितों की अवहेलना ना हो, ऐसी संभावना बनी रहेगी। जो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दिया जाता है वो है शांतिपूर्वक समाधान। शांतिपूर्वक समाधान से अभिप्राय ये कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता का आधार देती है। अब भारत जैसे देशों की बात की जाए, बड़े बड़े देशों की, जहाँ पे विविधता बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, क्षेत्रीय आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, बहुत अधिक कारकों में भारत जैसे देशों में विविधता पाई जाती है। तो इन विविधताओं का सम्मान केवल और केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में हो सकता है, और इन विविधताओं के आधार पर ही ऐसा समूह जो कम मात्रा में विद्यमान है उसके हितों की अवहेलना ना हो, अधिक संख्या वाला समूह उनके ऊपर कहीं प्रभावी ना हो जाए, ऐसी स्थिति से बचने का एकमात्र अगर कोई उपचार हो सकता है तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो सकती है। कोई भी टकराव, कोई भी विवाद जिसका समाधान बलपूर्वक नहीं निकल सकता, वो विचार और चर्चा के द्वारा निकल सकता है। ऐसी मान्यता केवल और केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही संभव है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का गुण है वो है नागरिकों का सम्मान। प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार होता है कि वो समानता और स्वतंत्रता के आधार पर अपना जीवन यापन करे।
ये समानता और स्वतंत्रता केवल लोकतांत्रिक देशों में संभव हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर चीन जैसे साम्यवादी देशों की या पाकिस्तान जैसे जहां पर अधिकतर समय में तानाशाही मौजूद रही है, राष्ट्रपति शासन जहां पे मौजूद रहा है, वहां पर ये एक्सपेक्टेशन, ये आकांक्षा करना कि वहां पे लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता निश्चित रहेगी, ये बिल्कुल बेमानी प्रतीत होता है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र का हो, उसकी एक व्यक्तिगत प्रतिष्ठा होती है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। ये व्यवस्था केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में हो सकती है। लोकतंत्र हर एक व्यक्ति को वोट की समानता देता है, जिससे कि हर एक व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है और उसका मूल्य, चाहे एक गरीब है या बहुत अधिक अमीर है, उनके वोटों का मूल्य समान होता है। शासन व्यवस्था में उनकी गिनती एक समान स्तर पर होती है। तो ये एक बहुत बड़ा गुण है जो लोकतंत्र में नागरिकों के सम्मान की गारंटी देता है और लोकतंत्र व्यवस्था को सर्वोत्तम सिद्ध करने का एक व्यापक एक चरण माना जा सकता है। अंतिम जो इसका गुण है लोकतांत्रिक व्यवस्था का, जो इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है, वह है आदर्शों के अनुरूप। वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था मानवीयता के सिद्धांत पर आधारित है। हर एक मानव अपनी एक व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की इच्छा करता है। वो ये चाहता है कि उसके व्यक्तिगत हितों की अवहेलना ना की जाए। तानाशाही व्यवस्था में व्यक्तिगत हितों का कोई मूल्य नहीं होता, व्यक्तिगत इच्छाओं की कोई कदर नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जहां पर व्यक्ति की निष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा और उसके जो व्यक्तिगत हित हैं उनकी संभावना बनी रहती है। इसलिए ये जो तर्क है लोकतंत्र को एक अच्छी और एक सकारात्मक शासन व्यवस्था सिद्ध करते हैं। अभी तक हमने लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष के तर्कों की समीक्षा की, ये जानने का प्रयास किया कि क्या लोकतंत्र वास्तव में प्रभावी शासन व्यवस्था है अथवा इसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जा सकती है, किंतु फिर भी ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र सभी विवादों का एकमात्र समाधान नहीं हो सकता। किंतु अगर अन्य शासन व्यवस्थाओं के साथ इसकी तुलना की जाए तो लोकतंत्र अन्यों से तो बहुत अधिक श्रेष्ठ साबित होती है। यद्यपि इसमें समाधान की गुंजाइश है, किंतु इसके आधार पर इसके दोषों को स्वीकार करके इसे हटाने का और तानाशाही लाने का जो अनुमोदन है वो नहीं किया जा सकता। अब हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर लोकतंत्र का बृहत्तर और व्यापक अर्थ क्या हो सकता है। लोकतंत्र का व्यापक और बृहत्तर अर्थ क्या हो सकता है। लोकतंत्र का बेहतर अर्थ हो सकता है प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र, जो कि अधिकतर देशों में जो व्यवस्था विद्यमान है। परंतु क्या ये वास्तव में लोकतंत्र की सर्वोत्तम स्थिति की व्याख्या कर सकता है? नहीं। लोकतंत्र का जो वास्तविक अर्थ है वो है निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। चाहे ये शासन के स्तर पर हो, आपके परिवार के स्तर पर हो, कक्षा के स्तर पर हो या समाज के किसी भी स्तर पर हो, अगर निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक है, सर्वसम्मति से कोई निर्णय लिया जाता है, सबको विश्वास में रखकर कोई निर्णय लिया जाता है, तो व्यवस्था लोकतांत्रिक मानी जा सकती है। तो आज के पाठ में हमने लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में चर्चा की और ये जानने का प्रयास किया कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से श्रेष्ठ है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि यद्यपि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत अधिक खामियां हो सकती हैं, उसमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है, किंतु फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से श्रेष्ठ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आज के पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।